इधर ज़ेलेंस्की ने कुछ ऐसा बनाया है जिसके लागू होने के बाद 3 महीने के अंदर यूक्रेन की फतेह हो सकती है। क्या है ज़ेलेंस्की का ये प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ज़ेलेंस्की यूक्रेन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए उन्होंने यूक्रेन के एक और बड़े बंदरगाह ओडेसा का दौरा किया है। ओडेसा में ज़ेलेंस्की दौरा कर रहे हैं। डोनेस्क में यूक्रेन के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। मॉस्को में पुतिन एकदम निश्चिंत हैं। पुतिन एक बहुत अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। पुतिन क्यों कॉन्फिडेंट हैं, आगे बताएंगे। और ये तस्वीरें डॉनबास की हैं। बारूद और बम के धुएं के बीच ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने कैसे जान की बाजी लगा दी है, आपको ये भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ज़ेलेंस्की के उस प्लान की जिसके लागू होने के बाद 3 महीने के अंदर यूक्रेन की फतह हो सकती है। फ्रांस के न्यूज चैनल फ्रांस 24 को ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्स्क ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में मिखाइलो पोडोल्स्क ने कहा है कि अगर यूक्रेन को भारी हथियार मिल जाएं तो सिर्फ 3 महीने के अंदर वो रूस को हरा देंगे। How long will the war last, Mikhailo Podolyak? Вы знаете, это в 2 словах, конечно, ответить невозможно, но мы считаем, в Украине у нас есть it's impossible to say this in a few words. Государственный консенсус. Мы считаем, But we have a consensus in Ukraine если будет on this в issue. надлежащем объеме, подчеркиваю, и в надлежащее время максимально быстро поставлен If we receive heavy weapons fairly quickly, the war shouldn't take more than another 3 or 6 months. And if all conditions are met, we hope to take back our territories. If it turns out this way, Russia will no longer be in a position to threaten Europe and to be disruptive. रूस को हराने के लिए यूक्रेन ने नेटो के सामने एक और बड़ी डिमांड रख दी है। यूक्रेन ने नेटो से 500 टैंक मांगे हैं। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्स्क ने बताया है कि इसी महीने की शुरुआत में ही यूक्रेन की तरफ से नेटो को हथियारों की एक लिस्ट सौंपी गई थी, जिसमें भारी हथियारों में सबसे ऊपर हॉवित्ज़र तोपों का नाम था। यूक्रेन को जून के महीने में 1000 हॉवित्ज़र तोपों की जरूरत है। यही वो भारी तोपें हैं जो इस वक्त यूक्रेन को किसी भी कीमत पर चाहिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के पास इस वक्त हथियारों की बेहद कमी हो गई है। कमी इतनी ज्यादा है कि रूस के 10 गोलों के बदले यूक्रेन सिर्फ एक गोला ही दाग पा रहा है। यूक्रेन ने एक और बड़ी डिमांड नेटो के सामने रखी है। यूक्रेन ने नेटो के 500 टैंक मांगे हैं। जर्मनी के लियोपोल्ड टैंक और अमेरिका का अब्राम टैंक ही वो हथियार है जो डॉनबास के मैदानों में रूस की आर्मी को तबाह कर सकता है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्स्क ने नेटो से 1000 ड्रोन मांगे हैं। इसके अलावा यूक्रेन की आर्मी ने अमेरिकी मिसाइलों और रॉकेट्स की मांग भी की है। इस हफ्ते पेंटागन ने यूक्रेन के लिए $1 अरब के सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है, जिसमें 2 हार्पून तटीय रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। ज़ेलेंस्की की अपील पर डेनमार्क यूक्रेन की मदद कर रहा है। डेनमार्क ने यूक्रेन को हार्पून मिसाइल भेजी है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्स्क ने बताया कि यूक्रेन को जितने हथियार चाहिए उसके मात्र 10% ही उसके पास है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की की मुश्किल ये भी है कि कोई भी पुतिन से सीधी टक्कर लेना नहीं चाहता। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते हैं। Important because
I have a feeling that the three European countries, France, Germany, and Italy, managed to speak with a single voice. They showed that Europe is, in fact, united, and that Europe understands the reasons for this war and how this war should end. On the basis of what Mr. Zelensky said, we hope that Ukraine will receive the necessary support to be able to hold its own against Russia. ज़ेलेंस्की के कैंप में खलबली मची हुई है। हथियार है नहीं। सवाल यह है कि हर कोई रूस को युद्ध में हराना तो चाहता है, लेकिन युद्ध का खर्च नहीं लेना चाहता। अमेरिका हर बार यूक्रेन के लिए युद्ध के पैकेज की घोषणा करता है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, युद्ध का खर्च बढ़ रहा है, जिसको झेलना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। रूस की सरकारी टीवी ने यूक्रेन की मदद कर रहे नेटो को निशाने पर लिया। रूस वन के एंकर ने एक बार फिर यह एजेंडा चलाया कि पुतिन नेटो के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुतिन लगातार न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि वो अपने प्रवक्ताओं के द्वारा नेटो को डराने और धमकाने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। रूस के सरकारी टीवी ने एक बार फिर ये एजेंडा चलाया है कि पुतिन नेटो के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। व्लादिमीर सोलोवियेव रूस के सरकारी टीवी रूस नंबर 1 के एंकर हैं। सोलोवियेव पुतिन के काफी करीबी भी माने जाते हैं। उन्होंने नेटो से युद्ध के विषय पर चर्चा की है। रूस की रक्षा समिति ड्यूमा के डिप्टी और रूस के दक्षिणी सैन्य इलाके के पूर्व डिप्टी कमांडर एंड्री गुरुलियोव ने समझाया कि पुतिन की तैयारी कितनी पुख्ता है। В любом варианте мы обязаны рассматривать. Конечно, если слушать каждого шнурка, типа Кларка, и реагировать на новые заявления, на них лучше промолчать, откровенно говоря. Собака лает, ветер носит. Тем не менее, мы должны рассматривать все варианты, вплоть до большой грандиозной войны. И должны быть к этому готовы. Мы готовы? Готовы. इन धमकियों ने ज़ेलेंस्की को बेचैन कर रखा है और इसलिए उन्होंने अपने सबसे अहम बंदरगाह ओडेसा का दौरा किया है। मारियोपोल में विजय के बाद अब पुतिन के निशाने पर ओडेसा है। इस बंदरगाह पर पुतिन की आर्मी ने कितना जबरदस्त अटैक किया है, पहले इन तस्वीरों से समझिए। ये है यूक्रेन का ओडेसा पोर्ट। मारियोपोल पोर्ट सिटी पर कब्जा करने के बाद अब रूस का अगला टारगेट है ओडेसा। पुतिन अब ओडेसा पर रूस का झंडा लहराना चाहते हैं और इसलिए अपने पूरे दल बल के साथ ज़ेलेंस्की ओडेसा पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की को ओडेसा की वो टूटी हुई इमारतें दिखाई गईं जो मिसाइलों के हमलों से बर्बाद हो चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की भावुक नजर आए। उन तस्वीरों को भी एक डैशबोर्ड पर लगाया गया जिसमें ध्वस्त हुए इमारतों के चित्र लगाए गए थे। ज़ेलेंस्की ने इन तस्वीरों को भी देखा। तबाही ऐसी हुई कि ना जाने कितनी ही कारें क्रश हो गईं। ओडेसा बंदरगाह यूक्रेन का मारियोपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया के किसी और हिस्से में पहुंचाता है, तो अगर उसका जहाज मारियोपोल से होकर गुजरे तो उन्हें इन छोटी जल संधियों से होकर गुजरना होगा, जिसे ब्लॉक करना बेहद आसान है। जबकि ओडेसा यूक्रेन का ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है। रूस यूक्रेन युद्ध में सिर्फ ज़ेलेंस्की के सैनिक ढेर नहीं हो रहे, बल्कि पुतिन की ब्रिगेड को भी काफी नुकसान पहुंचा है। रूस के कई सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं और कई घायल सैनिक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पुतिन भी इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि युद्ध बहुत लंबा खिंच रहा है। इस युद्ध में रूस के घायल सैनिकों की संख्या काफी बढ़ी है। इनका उपचार करने के लिए पुतिन को उनके डॉक्टरों का सहयोग चाहिए। इसलिए पुतिन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अस्पतालों के अंदर मौजूद डॉक्टरों से संवाद किया। Лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик. Какие компании?
хочу особо обратиться к военным врачам, военфельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу госпиталей, Минобороны, Росгвардии, других силовых структур. К тем, кто, рискуя, порой жертвуя собой, оказывает медицинскую помощь под обстрелами на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции. माइकोलाइव ओडेसा के पास मौजूद डोनेट्स्क के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। रूस की तरफ से लगातार बमबारी गोलाबारी की जा रही है। यहाँ इमारतों के अंदर भागते हुए लोग किसी तरह बेसमेंट में जाना चाहते हैं। Я пряталась за лифтом, я пряталась с маленьким ребенком. देखिए कैसे इस पूरे शहर में तबाही के बीच यूक्रेन के आम लोग अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। А вы знаете, да, кто там был? Знаете, кто? Да. Всех, я вот в этом магазине работаю. Она сидела, дверь держала, хлопала дверью. Так же ж невозможно, я уже все таблетки выпила. Ой. ये दर्द और तकलीफ यूक्रेन की है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है? इस दर्द की दवा है हथियार, जिसकी इस वक्त यूक्रेन को बहुत सख्त जरूरत है। अंजाम दिया। कुछ रोज पहले ही लॉरेंस बिश्नोई का गैंग संभालने वाले सचिन बिश्नोई ने न्यूज 18 को खुद फोन कर यह दावा किया था कि उसने ही मूसेवाला की हत्या की। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। पुलिस का दावा है कि सबसे पहले लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में बैठकर हत्याकांड की पूरी साजिश रची और फिर कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और दुबई में बैठे गैंगस्टर विक्रम बराड़ ने ही इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। अनमोल बिश्नोई और सचिन बिश्नोई ने शार्प शूटरों का इंतजाम किया। पुलिस का दावा है कि सभी लोग मूसेवाला की रेकी से लेकर हत्या करने वाले शार्प शूटरों को लगातार आदेश दे रहे थे। और पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला से इस कदर चिढ़ा था कि वो उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर ही मारना चाहता था और वो इसकी पूरी तैयारी भी कर चुका था। इसी वजह से हत्या के लिए AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि AN-94 ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल एक ऐसा हथियार है जो बुलेट प्रूफ ग्लास को भी तोड़ सकता है। पुलिस का यह भी कहना है कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी किस लेवल की बुलेट प्रूफ है, यह जानने के लिए गैंग के कुछ लोग जालंधर भी गए थे। मतलब यह कि हर तरह से मूसेवाला को मारने की प्लानिंग की गई थी और इसके लिए अलग अलग राज्यों से शूटरों को बुलाया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस की क्राइम कंपनी का जाल देश के 6 राज्यों में फैला हुआ है और वो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और दिल्ली। इन राज्यों में लॉरेंस के गैंग में 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, जिनमें शार्प शूटर, रेकी पर्सन, शेल्टरमैन जैसे कई लोग शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुखिया है और सचिन बिश्नोई गैंग में भर्ती सेल की जिम्मेदारी संभालता है, जबकि अनमोल, गोल्डी बराड़ और विक्रम बराड़ विदेश में बैठकर पैसों का हिसाब संभालते हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि गैंग से जुड़े लोग एक दूसरे को नहीं जानते, ताकि पकड़े जाने पर पुलिस उन तक न पहुंच सके। हालांकि पंजाब पुलिस को अब उन शूटरों की तलाश है जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। इस मामले में अभी तक 8 संदिग्ध शार्प शूटरों की लिस्ट जारी की जा चुकी है, जिनमें पंजाब पुलिस 4 शूटरों की तलाश में है। इनमें हरियाणा के सोनीपत का प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा शामिल हैं। इनके हत्याकांड में शामिल होने की पुष्टि मोनू डागर ने की है, जिसे पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पंजाब पुलिस का दावा है कि मोनू डागर ने ही प्रियव्रत फौजी और अंकित को इस हत्याकांड के लिए अरेंज किया था। इनके अलावा अमृतसर का शूटर जगरूप सिंह रूपा और मोगा का मनु कुस्सा है, जबकि महाराष्ट्र की पुणे पुलिस संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पुलिस लॉरेंस और गिरफ्तार किए गए लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी, ताकि हत्याकांड से जुड़े दूसरे राज भी बाहर आ सकें। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के कई शहरों में जमकर बवाल हुआ। सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किए गए। कई शहरों से तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई। सबसे दहला देने वाली तस्वीर पटना के पास दानापुर रेलवे स्टेशन से आई, जहां कुछ ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद देखते ही देखते ट्रेन की कई बोगियां आग की लपटों से घिर गईं। प्रदर्शनकारियों ने आग ट्रेन की एसी बोगी में लगाई, जो इतनी तेजी से फैली कि उसने कुछ ही मिनटों में कई बोगियों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद वहां सिर्फ आग की भीषण लपटें और बोगियों से निकलता हुआ धुआं दिखाई दिया। पटना से ही लगे हुए
दानापुर रेलवे स्टेशन में एसी बोगी में एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई है। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में उपद्रवी भी मौजूद रहे। उनमें एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस केस में लगातार दिल्ली पुलिस एक्टिव है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गुजरात के कच्छ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर नरेश सेठी के गुर्गे हैं। आपको बता दें कि नरेश सेठी अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा हुआ है। की थी अग्निपथ योजना का विरोध बिहार के कई शहरों में देखने को मिला। सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने इस योजना का विरोध किया और उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक ये योजना वापस नहीं ली जाती है उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि उन्हें सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी नहीं बल्कि पक्की नौकरी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की कि सैनिकों की भर्ती पहले की तरह ही की जाए। यही नहीं, अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए। इसके साथ ही सेना की भर्तियों के लिए जल्द कैंप लगाए जाएं। इसके अलावा पुरानी लटकी भर्तियों को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लेकिन बिहार में सिर्फ दानापुर और बिहटा ही अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों की हिंसा की चपेट में नहीं आए, बल्कि बेतिया भी सुलग उठा। वहां सैकड़ों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन में घुसकर घंटों तोड़फोड़ की और वहां लगे पंखे, बेंच, टिकट खिड़की के शीशे, कुछ भी उनकी मार से नहीं बच सका। हाथों में डंडे लिए स्टेशन के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ते रहे। वहां स्टेशन के अंदर बैठे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों को तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया और जब उन्होंने नारे लगाती भीड़ को देखा तो वहां से वो भाग खड़े हुए, जबकि प्रदर्शन कर रहे लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और वहां बेंचों पर चढ़कर पंखों को तोड़ने में जुट गए। कुछ लोगों ने वहां लगी बेंचों को उलट दिया और फिर उन्हें घसीटकर पटरियों पर डाल दिया। इसी तरह विरोध जता रही भीड़ पूरे प्लेटफॉर्म पर तोड़फोड़ करती रही, जबकि वहां मौजूद पुलिस के जवान चुपचाप सारा बवाल देखते रहे। उधर समस्तीपुर में भी प्रदर्शनकारियों का भारी बवाल देखने को मिला। वहां योजना का विरोध कर रहे उपद्रवियों ने 2 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया और समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में जम्मू गुवाहाटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया। वहां भी दानापुर की ही तरह ट्रेन की एसी बोगियों को ही निशाना बनाया गया। आग लगने के बाद बोगियों से काला गाढ़ा धुआं निकलता रहा, जबकि वहां मौजूद पुलिस के जवान बस एक बोगी से दूसरी बोगी तक बढ़ती हुई आग को देखते रहे, क्योंकि आग बुझाने के लिए लाई जा रही दमकल विभाग की गाड़ियों को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया था, जिसके बाद कुछ ही समय में पूरी की पूरी ट्रेन जलकर कबाड़ में बदल गई। जबकि वहां पास में रेल की पटरियों पर मौजूद उपद्रवियों की भारी भीड़ नारे लगाती रही। वहीं दूसरी तरफ समस्तीपुर के ही धर्मपुर में प्रदर्शनकारियों ने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को फूंक दिया। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर बवाल हुआ। वाराणसी, मथुरा, आगरा में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया, लेकिन बलिया में तो नाराज प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को अपने निशाने पर ले लिया और रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक ट्रेन की खाली बोगी को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद तो वहां जैसे हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन के लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब थोड़ी ही देर में आग ने पूरे डिब्बे को अपनी चपेट में ले लिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, डिब्बे से आग की भयानक लपटें निकलने लगी, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। डर ये सताने लगा कि कहीं आग दूसरे डिब्बे में न पहुंच जाए। इसी वजह से डिब्बे में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान कुछ पुलिस वाले पाइप की मदद से पानी की बौछार करने लगे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। यही वजह रही कि उस पर काबू पाने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। आरोप है कि ट्रेन में आग लगाने के बाद प्रदर्शनकारी बलिया रेलवे स्टेशन रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करते दिखाई दिए। रूस ने इस हमले में यूक्रेन की एक बड़ी कमांड पोस्ट को नेस्तनाबूद कर देने का दावा किया और इसके लिए रूसी सेना ने एक बार फिर अपनी घातक मिसाइल से ज़ेलेंस्की की सेना के ठिकाने पर हमला बोल दिया। सामने आए वीडियो में दिखा कि एक बड़े ट्रक पर तैनात इस्कंदर मिसाइल को जैसे ही हमले के लिए छोड़ा गया, वो तेजी से आसमान की तरफ उड़ गई। इसके तुरंत बाद 2 और इस्कंदर मिसाइलों को दाग दिया गया
और रूस की ये खतरनाक इस्कंदर मिसाइल तेजी से गरजते हुए दुश्मन के ठिकाने की तरफ बढ़ गई। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग में कई बार इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया, क्योंकि 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखने वाली ये मिसाइल करीब 400 से 500 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी आसानी से ध्वस्त कर देती है और इसलिए रूस की इस मिसाइल को दुश्मनों का काल माना जाता है। रूस ने दावा किया कि इस्कंदर मिसाइल के हमले में उसने यूक्रेन की एक कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। साथ ही उसकी कई बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों के जखीरे को भी नष्ट करने का दावा किया गया। यूक्रेन में जंग लड़ने दूसरा कादिरव पहुंच गया है। जी हां, रमजान कादिरव उसे खुद से भी ज्यादा खूंखार बनाने के लिए यूक्रेन युद्ध में उतार चुका है। वो कौन है, कहां है, क्या करने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। रमजान कादिरव पुतिन का हिटमैन है। रमजान कादिरव का हिटमैन कौन? कादिरव पुतिन का सबसे वफादार है। कादिरव का सबसे वफादार कौन? रमजान कादिरव पुतिन का राइट हैंड। रमजान कादिरव का राइट हैंड कौन? पुतिन के एक इशारे पर खून की दरिया बहाने वाले चेचन स्पेशल फोर्स का सुप्रीम कमांडर रमजान कादिरव के लिए पुतिन का आदेश पत्थर की लकीर है। लेकिन क्या आप जानते हैं रमजान कादिरव का सबसे बड़ा यस मैन कौन है? वो कौन है जो कादिरव की सुनने के बाद अपनी भी नहीं सुनता? वो कौन है जिसे रमजान कादिरव अपना सबसे खूंखार हंटर मैन बनाने में लगा है? वो कौन है जिसे कादिरव चेचन फोर्स का उत्तराधिकारी बनाने वाला है? रमजान कादिरव, नाम तो आप जानते ही हैं। दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाका, जिसे ना टैंक की जरूरत है ना मिसाइल की, फिर भी जंग में खौफ का जलजला लाने के लिए उसका नाम ही काफी होता है। ये ऐसा खूंखार है, उसके लिए इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं। वो अपने बाद किसे चेचन फोर्स का कमान देना चाहता है, किसे अपने जैसा खूंखार बनाने में लगा है, किसे खुद की तरह बर्बर बनाने को तुला है। जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो कोई और नहीं बल्कि खुद रमजान कादिरव का नाबालिग बेटा है। उसका नाम है अदम कादिरव। रमजान कादिरव का बेटा युद्ध में शामिल होकर चेचन लड़ाकू के साथ खून खराबा करना सीख रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कादिरव की कुर्सी वही संभालने वाला है। रमजान कादिरव का बेटा जो अभी सिर्फ 14 साल का है, रमजान कादिरव ने उसे यूक्रेन जंग में उतार दिया है। 14 साल के बच्चे को जंग मैदान में उतारना रमजान कादिरव के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कादिरव 8 से 10 साल तक के लड़कों की बच्चा आर्मी बना रखी है, जो इतनी कम उम्र में ही युद्ध के मैदान में उतरने का दम भरते हैं। इन सभी बच्चों के हाथों में क्लाशनिकोव जैसे खतरनाक हथियार आप साफ साफ देख सकते हैं। वीडियो में जिन बच्चों के हाथों में आप बंदूक देख रहे हैं, दरअसल ये कादिरव के बारूदी सनक का नतीजा है। दावा किया जाता है कि पहले चेचन युद्ध के बाद से युद्ध में बच्चों का इस्तेमाल शुरू हो गया था और यूक्रेन युद्ध के वक्त भी चेचन के
किड कमांडर रूस के लिए जीने मरने की बात करते सुनाई देते हैं। सही सुना आप, इतने छोटे बच्चे के जहन में बारूद का नशा भरने वाले कादिरफ ने ऐसे ही अपने बेटे के हाथों में कम उम्र में ही बंदूक थमा दी और अब अपने खून को खून खराबा सिखाने के लिए जंग में उतार दिया है। दुनिया को इसकी भनक तब लगी जब रमजान कादिरफ ने अपने बेटे अदम कादिरफ को साथ लेकर मारियोपोल के एक अस्पताल पहुंचा। उस अस्पताल में रमजान कादिरफ ने अपने बेटे की मुलाकात अपने खास कमांडर रुजलान ज़िरिमियेव से कराई। परिचय हुआ तो अस्पताल में भर्ती रुजलान ने भी अदम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें चेचन फोर्स के चीफ का बेटा अदम सेना की वर्दी में दिखा। रमजान कादिरफ का कहना है कि वो अदम को जंग मैदान में इसलिए लेकर गया ताकि वो जंग की बारीकियों को सीख सके, युद्ध के दांव पे सीख सके, मरने और मारने का युद्ध कौशल को करीब से अनुभव कर सके। पुतिन का करीबी और चेचन कमांडर रमजान कादिरफ एक बार फिर धमकी पर उतर आया है। कादिरफ ने धमकी देते हुए कहा कि वो न सिर्फ यूक्रेन को हराएंगे बल्कि नेटो को सजा भी देंगे। कादिरफ ने अदम का पहला कदम बताया, जबकि अदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा ये किया जा रहा है कि युद्ध में खुद के जैसे बर्बर बनाने के लिए रमजान कादिरफ ने बेटे को जंग के मैदान में उतार दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कसाई गैंग का कमांडर बच्चा ब्रिगेड को बचपन से ही सेना की वर्दी पहना देता है, उन्हें युद्ध कौशल में पारंगत करने के लिए घुड़सवारी सिखाता है और जंग के मैदान में दुश्मनों का खून बहाने के लिए संगीनों की सरपरस्ती सिखाता है। यूक्रेन के कैपिटल कीव पर कब्जे की लड़ाई में भी रमजान कादिरफ और उसके चेचन लड़ाकों की मौजूदगी के आरोप लगे। बूचा में हुए नरसंहार की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का कलेजा कपा दिया, उसमें भी कादिरफ के चेचन लड़ाकों की भूमिका के आरोप लगे। मारियोपोल में रूस ने जो तबाही मचाई, बर्बादी की विनाशलीला को अंजाम दिया, उसके लिए कादिरफ की प्लान और उसके चेचन स्पेशल फोर्स को जिम्मेदार बताया गया। यही नहीं, सेवेरोडोनेत्स्क के साथ साथ डॉनबास इलाके के डोनेस्क, लुहांस्क के साथ साथ खार्किव की लड़ाई में भी चेचन लड़ाकों के शामिल होने के दावे किए गए। ये वही रमजान कादिरफ है जिसने पुतिन के कहने पर सीरिया में इतनी खबरें खड़ी कर दी कि रमजान कादिरफ का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Ну, Украина это закрытый вопрос, то мне интересно Польша, да. Польша, да, чего добивается, да. После Украины, да, если будет команда, да, мы 6 секунд, да, покажем вам, на что вы способны, да. रमजान कादिरफ राष्ट्रपति पुतिन का वो वफादार जिसे दुनिया चलती फिरती किलिंग मशीन कहती है। रमजान कादिरफ राष्ट्रपति पुतिन का वो खास कमांडर जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द मौजूद नहीं। वो एक बार फिर धमकी पर उतर आया है। कादिरफ के मुताबिक वो इस जंग में न सिर्फ यूक्रेन को हराएंगे बल्कि नेटो को सजा भी देंगे। На днях вы увидите настоящую, да, спецоперацию, которая, да, видно будет, как эти шайтаны бегут не только, да, с этих городов, но и из Украины. चेचन लड़ाकों की लड़ाई और रमजान कादिरफ की सक्रियता को देखकर विदेशी मीडिया दावे कर रही है कि पुतिन के इशारे पर यूक्रेन की असल लड़ाई को रमजान कादिरफ ही अंजाम दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन की जमीन से चेचन फोर्स के हमले के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। यूक्रेन पर पुतिन की चढ़ाई का ऐलान रमजान के लिए सपने जैसा था। वो सालों से इसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही पुतिन का ऑर्डर चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी पहुंचा, रमजान अपनी खूंखार सेना के साथ यूक्रेन कूच कर गया।
चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाके के साथ मिलकर यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में बदल दिया और अभी भी यूक्रेन की सेना और वहां के लोगों पर चेचन के लड़ाकों का कहर जारी है। रमजान कादिरोव को समझने के लिए आपको रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 1855 किलोमीटर दूर चेचनिया के कैपिटल ग्रोजनी चलना होगा, जहां राज तो रमजान कादिरोव का है, लेकिन सिक्का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चलता है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तब चेचनिया ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, लेकिन रूस को ये गवारा नहीं था। 1994 से 1996 के बीच दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। रूस ने कुछ समय बाद पैर पीछे खींच लिए। 1999 में फिर दूसरी लड़ाई हुई। इस बार रशियन आर्मी ने चेचनिया में कहर ढा दिया। चेचनिया को रूस के कंट्रोल में ला दिया गया, ग्रोजनी को बर्बाद कर दिया गया। कुछ वक्त तक सब कुछ शांत हो गया, फिर शुरू हुआ आतंकवाद। इससे निपटने के लिए रूस ने वही खेल खेला जो हर देश में खेला जाता है। पैसे और पावर का लालच दिखा के विद्रोहियों को तोड़ दिया गया। अहमद कादिरोव अपने साथी विद्रोहियों को छोड़ के रूस के साथ आ गया, लेकिन 2004 में वो अपने पुराने साथियों के हाथों मारा गया। फिर उसका बेटा रमजान कादिरोव वहां का प्रधानमंत्री बना। अब वो पुतिन का आदमी था चेचनिया में, जहां पर हमेशा रूस से अलग होने के नारे लगाए जाते थे। वहां रमजान ने रूस की सत्ता फैला दी। रूस की चिंता अब कम हो गई थी, फिर चेचनिया को भी फायदा लगा था। वहां का 80% बजट रूस से फाइनेंस होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, चमकते मॉल। रमजान भी एक धनी आदमी बन गया और 2007 से चेचनिया का सर्वे सर्वा बना हुआ है। यूक्रेनी युद्ध छिड़ने के बाद पुतिन के एक इशारे पर अपने खूंखार लड़ाकों को साथ लेकर ऑपरेशन यूक्रेन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल गया। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके को जीतने के लिए इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रूस की सेना और चेचन लड़ाके डॉनबास के कई इलाकों में पूरी बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। एक तरफ रूस की सेना चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर भी यूक्रेन को हरा नहीं पा रहे, तो दूसरी तरफ रमजान कादिरोव ने कहा कि अगर पुतिन चेचन लड़ाकों को खुली छूट दे दे तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। युद्ध के दौरान कादिरोव कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही। कादिरोव ने कई बार उसके लिए सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा दिया था। कादिरोव का दावा था कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिन में जंग को खत्म कर देते, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। चेचन कमांडर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी और माना जा रहा है कि कादिरोव अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डॉनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं ताकि अपने सुपर बॉस पुतिन के फरमान को अमली जामा पहना सके। साथ ही यूक्रेन युद्ध में अपने बेटे को उतारकर उसे युद्ध कौशल का पाठ सिखा सके। इधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम और कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिनमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद पिछले 17 दिनों में घाटी में 20 आतंकी मारे जा चुके हैं। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिहार के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया।
रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम यूक्रेन के सुमई पहुंची। ये वही शहर है जहां रूस के सैनिकों ने ताबड़तोड़ हमले कर पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था। शहर में आज भी जगह जगह तबाही की तस्वीरें साफ दिखाई देती है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त सूमी पहुंच चुकी है, जहां रूस ने जो तबाही मचाई है वो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वक्त मैं एक किसी शॉप में खड़ा हूं और अगर आप तस्वीर देखेंगे पूरी तरह से ये जो शॉप है ये जमींदोज हो गई है। मैं आपको बाहर से भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये ज़रा तस्वीर देख लीजिए। सूमी वो इलाका है जो रूस के बॉर्डर पर मौजूद है। करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से रूस का बॉर्डर शुरू हो जाता है। रूस ने अपने इलाकों से, अपने ठिकानों से यहाँ पर किस तरह से हमला किया है वो आपको तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल सूमी वो भी जगह है जहाँ हज़ारों भारतीय मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते थे। उसके बावजूद जब जंग शुरू हुई तो उन्हें निकाला गया, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस इलाके में हालात रहे होंगे। ये देखिए, ये एक दूसरी शॉप का हिस्सा आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर भी किस तरीके से स्थिति खराब है, पूरी तरह से यहाँ बर्बाद कर दिया है हमलों में। रूस के जगह जगह हमलों के निशान इसी तरह से दिखाई देते हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ पूरी तरह से ये जो शॉप है आपको नेस्तनाबूद नज़र आएगी। देखिए ये जो बम गिरे हैं, बमों ने किस तरह से सड़क पर गड्ढे बना दिए हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर बम आकर गिरा था और उसके बाद स्थिति यहाँ आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। गड्ढा बन गया है करीब 10 फीट चौड़ा और इसको कवर किया गया है लकड़ी के बैरिकेड से एक तरह से। और देखिए अब ज़रा दूसरा गड्ढा यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि यहाँ भी आकर बम गिरा था और आप देखिए इसकी भी चौड़ाई लगभग उतनी ही है, करीब 10 फीट के आसपास। तो ये स्थिति बताती है कि सूमी में किस तरह के हालात हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने विवादास्पद बयान दिया है। तौकीर रजा ने अग्निपथ के खिलाफ हुई हिंसा को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चे सड़कों पर न उतरे होते उनकी मांगे नहीं मानी जाती, अगर वो ट्रेनों को नहीं जलाते तो उनकी मांगे नहीं मानी जाती। अगर ये बच्चे सड़कों पर ना निकले होते, अगर ये भी इसी तरह एहतजाज करते जिस तरह हमने किया है, तो क्या इनकी मांगों पर गौर किया जाता? किसी गृह मंत्रालय में, किसी रक्षा मंत्रालय में कहीं कोई मीटिंग ना हुई होती, ना जो एज का जो बार बार नए नए ऐलान आ रहे हैं कि ये रियायत दी जाएगी, ये रियायत दी जाएगी, 10 साल का ये दे दिया जाएगा, 2 साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। अगर उन्होंने ट्रेन ना जलाई होती तो ये सब उन्हें मिलता। वहीं इस बयान के बाद तौकीर रजा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वो उन छात्रों से अपील करते हैं कि वो देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। हम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो हिंसा हुई है मैं उसका विरोध करता हूं। हिंसा की किसी भी सूरत में हिमायत नहीं की जा सकती। मैं अपने उन छात्रों से भी, उन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे देश की संपत्ति हमारे देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें उसकी बेहद घातक कैलिबर मिसाइल आसमान में उड़ती दिखाई दी। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन के हथियारों के एक गोदाम को उसने तबाह कर दिया और इसके लिए रूस ने काला सागर में मौजूद अपने जंगी जहाज से एक के बाद एक कई खतरनाक कैलिबर मिसाइल यूक्रेन के ठिकाने पर दाग दिए। रूसी सेना ने जंगी जहाज से एक के बाद एक 4 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। कैलिबर मिसाइलों के जहाज से छूटते ही वहां एक तेज धमाका होता और फिर धुएं का गुबार छा जाता। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन का एक सैन्य ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। यही नहीं, रूस ने यूक्रेन के कई बड़े हथियारों को ध्वस्त किए जाने का भी दावा किया।